स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट्स। तो आज की कहानी दोस्त हमें जो मिला है ये प्रिया जी की है। प्रिया जी गुड़गांव में रहती है। हरियाणा का एक शहर है गुड़गांव, तो वहाँ रहती है वो। तो उनकी कहानी में जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि जो नई कहानी हम कोई बनाएं तो सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं हम प्रिया जी की कहानी में। दोस्तों, मैं हूं प्रिया। मैं गुड़गांव के एक किराए के मकान में रहती हूं और साथ में मेरे पति हैं रोहित। अभी हमने 1 साल नहीं हुआ अभी शादी को पूरे। हमने शादी किया, लव मैरिज किया है। ये हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं और वहीं पर लव हुआ और वहीं हमने शादी कर ली। हमारी एक फ्रेंड थी रोहिणी, उसकी शादी हो रही थी। तो शादी में हमें निमंत्रण दिया था, लेकिन वो गुड़गांव से काफ़ी दूर था जगह। वो दिल्ली के जीटी करनाल रोड पर एक मैरिज बैंक्वेट हॉल था, वहाँ हमें जाना पड़ा। और रोहित है ना, उस दिन कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिए। वैसे तो ड्रिंक करते हैं कभी कभी, लेकिन वो शादी की खुशी, एक तो बहाना चाहिए उनको पीने का, तो कुछ ज़्यादा ही ले लिए। इधर से तो कार लेके गए थे ये, लेकिन वापसी मेरे को करनी थी। अब 12:30 बज चुका था। धीरे धीरे लोग अपने अपने घर को जा रहे थे, तो हमने भी अपनी सहेली से विदा लिया और हम अपने कार में आकर बैठ गए। मैंने रोहित को पूछा कि आप चला लोगे? तो रोहित बोले हाँ हाँ क्यों नहीं चला लूँगा, लेकिन मैं जानती थी कि कहीं ना कहीं ये ठोकेंगे गाड़ी को। यानी ठीक है, आप साइड में बैठ जाओ, मैं चलाती हूँ। और मैंने गाड़ी स्टार्ट किया और लोकेशन अपने गुड़गांव का घर का डाला और हम निकल गए हाईवे पर। ट्रैफिक तो जीटी रोड पर बहुत काफ़ी था, लेकिन जब हम गुड़गांव वाला रोड पर मुड़े, जो कि पतला रास्ता है, ज़्यादा पतला भी नहीं है, अब तो सही ठीक ठाक बन गया है। उस टाइम की बात बता रही हूँ, जो बहुत रोड ख़राब था वो। तो हम उधर से निकले। करीब बीच का 4-5 किलोमीटर का एरिया बिल्कुल सुनसान होता था वो। कोई गांव नहीं था, कोई दुकान नहीं थी, कुछ नहीं था। दोनों साइड में खेत ही खेत थे। तो उस रास्ते से हम गुजर रहे थे। बीच में रोड ख़राब होने की वजह से स्पीड भी कम थी हमारी गाड़ी की। बहुत सोच समझ के गाड़ी चलाना पड़ रहा था। कहीं खड्डे आ जाते थे, कहीं रास्ता ठीक नहीं था, इस तरह का था रोड वो। एक तो दूसरी चीज़ थी कि रोड पर स्ट्रीट लाइट नहीं थी उस टाइम। तो पूरा साइड में आप देखोगे तो पूरा अंधेरा ही अंधेरा, दोनों साइड में खेतों में अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था। जहाँ तक मेरी गाड़ी का हेडलाइट का रोशनी पड़ता था, उतना एरिया एकदम चकाचक होता, बाकी एरिया बिल्कुल काला काला सा दिखाई पड़ रहा था। अभी हम उस एरिया में घुसे थे जो भी बिल्कुल वीरान था। अभी हम 1 किलोमीटर आगे ही चले थे तो एक पुलिस का बैरियर लगा हुआ था वहाँ पर, और हम वो बैरियर को क्रॉस करके जैसे ही आगे बढ़े, तभी एक बुजुर्ग बीच रोड पर खड़ा नज़र आया हमें। मैंने हॉर्न मारा, डीपर भी जलाई कि चलो हट जाए, नज़र नहीं आ रहा शायद, लेकिन हॉर्न का और डीपर का कोई असर उस पर नहीं हुआ। मजबूरन हमें गाड़ी रोकनी पड़ी। तब तक रोहित जाग गए थे, वो सो रहे थे। क्या हुआ जी प्रिया? नहीं देखो ना, वो सामने एक बुजुर्ग खड़े हैं और रोड से हट नहीं रहे हैं। मैंने हॉर्न भी बजाया, डीपर भी मारा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। चलो मैं देखता हूँ। वो तब तक वो खिड़की खोल करके बाहर निकल गए। मैं गाड़ी में बैठी रही,
इंजन हमारा स्टार्ट ही था, हेडलाइट जल रहा था। तभी रोहित वहाँ गए और पता नहीं क्या बातचीत हुआ, मेरे को सुनाई नहीं पड़ा। तब तक वो बुजुर्ग आगे की साइड में देख रहा था, अब हमारी साइड में हो गया। मैं देखा वो करीब 60-65 साल का बुजुर्ग लग रहा था और सर्दी का टाइम थी, लेकिन वो देखिए कुर्ता पैजामा एक नॉर्मल सा पहन रखा था, माने उसको ठंडी नहीं, बिल्कुल नहीं लग पा रही हो ठंड। पता नहीं कैसा शरीर था उसका। तब तक रोहित ने उनका बाजू पकड़ लिया, बोले बाबा आप थोड़ा साइड में आ जाओ। वैसे मैं आवाज़ तो सुन नहीं पाई, लेकिन आइडिया कर रही थी। तभी उस बुजुर्ग ने एक ज़ोरदार का धक्का दिया रोहित को और रोहित सड़क के नीचे गिर गए। मेरी तो चीख निकल गई और मैं गाड़ी, इंजन स्टार्ट था, ब्रेक हैंड ब्रेक खींच करके और मैं नीचे कूदी और चिल्लाई, रोहित रोहित तुम ठीक हो ना, ठीक हो ना। लेकिन रोहित नीचे पड़े रहे। और जब तक मैं वहाँ पहुँचती तब तक वो बुजुर्ग रोहित का बाजू पकड़ करके घसीटने लगा और खेतों के साइड में ले जाने की कोशिश करने लगा। मैं चिल्ला रही थी, बाबा क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, छोड़ो रोहित को, छोड़ो रोहित उठो तुम। उनको बचाने के मैं कोशिश करने लगे थे शायद, लेकिन उस बुजुर्ग आदमी में पता नहीं कितने हाथी का ताकत था। मैं दौड़ करके वो तो एक झटके से रोहित को हमारे हाथों से छुड़ा लिया और खेतों के साइड में निकल गया। मैं सड़क पर बीचों बीच खड़ी चिल्ला रही थी कि बचाओ, हेल्प मी, बचाओ, कोई तो बचाओ, रोहित रोहित रोहित। लेकिन वो तो रोहित को लेकर गायब हो चुका था बुजुर्ग। मैं रोए जा रही थी, लेकिन रोहित का कोई पता नहीं कि किधर लेके गया हो। मैं एकदम घबराई हुई। तभी मुझे ध्यान आया कि मेरे गाड़ी के अंदर में एक टॉर्च है। मैं टॉर्च को जल्दी से गाड़ी में गई और टॉर्च को निकाल के ले आई और गाड़ी को, अपनी जो गाड़ी थी उसी साइड में हमने उसका हेडलाइट किया कि कम से कम रोशनी हमें मिले। तब मैं उस साइड में गई। मैं जब जिधर वो बुजुर्ग लेके गया था रोहित का घसीट करके, मैं जब ये खड्डा बना हुआ था, मैंने ऊपर से जब टॉर्च मारी तो नीचे में देखा कि रोहित गिरे हुए थे और बुजुर्ग वहाँ नहीं था। मैं फटाफट खड्डे के नीचे पहुँची और रोहित को उठाने की कोशिश किया, लेकिन रोहित शायद नशे में थे, नशे की वजह से बेहोश थे या बुढ़े के जो खींचने की वजह से जो चोट लगी थी उसके वजह से। फिर मैंने बहुत कोशिश किया और रोहित को उठाने को। तब जा कर के रोहित ने आंखें खोली और बोले, क्या हुआ प्रिया, जैसे कुछ उनको याद ही नहीं हो। मैंने बोला, रोहित उठो यहाँ से, जल्दी चलो यहाँ से। और रोहित का हाथ पकड़ करके मैं खड्डे से बाहर लेके आई और सीधा गाड़ी में बिठाया। मेरा बदन तो बहुत कांप रहा था, लेकिन मैं भी भारतीय नारी हूँ, हिम्मत मैंने बहुत रखी। अगर मैं डर जाती तो रोहित को साथ में पता नहीं क्या क्या होता, वो बुज़ुर्ग क्या करता। अब बुज़ुर्ग था कौन मुझे पता ही नहीं लगा। इंसान था, भेड़िया था, राक्षस था, आत्मा था, भूत था, कुछ मालूम नहीं। हम गाड़ी में आके बैठ गए और गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। डर तो लग रहा था, लेकिन चलते गए। आगे काफ़ी आगे निकल आए। अब हमें लग रहा था कि हम उस जगह से सुरक्षित हैं। तब हमारी जान में जान आई। कैसे भी करके हम अपने घर को पहुंच गए। रोहित को देखा घर पर। अब रोहित होश में थे, नॉर्मल थे और आराम से सो गए। वो एक मेडिसिन मैंने दिया कि दर्द हो तो कम हो जाएगा, आराम से सो जाएंगे। अगले दिन सुबह में हम उठे
मैं तो उठ गई अपने टाइम से, ऑफिस जाना था, लेकिन रोहित का शरीर पूरा गर्म हुआ पड़ा था, बहुत बुखार था उनको। मैंने उनको जगाने की कोशिश किया तो उनके मैंने आंखें देखी, एकदम आंखें लाल हुई पड़ी थी और शरीर एकदम तप रहा था। मैं थर्मामीटर लेके आई, बुखार देखा, बहुत ज़्यादा था बुखार उनको। मैंने फिर ऑफिस को फ़ोन किया कि सर आज हम नहीं आ पाएंगे, रोहित का तबीयत ख़राब है तो इसलिए मैं भी नहीं आ पाऊँगी, कोई देखने वाला नहीं है। तो हमने छुट्टी कर लिया। मैंने रोहित को इसके बाद में उठाने की कोशिश किया और रोहित पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहे थे, वो कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा था। शायद रात वाला घटना का असर था। फिर मैंने उनको बुखार की दवाई दी, पानी के साथ में दिया उनको दवाई। थोड़ी देर में बुखार उनका कम हुआ। बुखार कम होने पर चलो मुझे थोड़ा सा राहत मिली। रोहित उठ के बैठ गए थे, मैंने उनको चाय वगैरह दिया। चाय पी करके मैंने देखा रोहित का एकदम रंग ढंग बदला हुआ है। वो अंट संट बोल रहे थे, मैं तेरे को खा जाऊंगा ऐसे करके, मतलब कुछ लफ्ज़ समझ में नहीं आ रहा था मेरे को, लेकिन मैं देख लिया कि इनका रंग ढंग बदला हुआ है। ये रोहित कुछ बदल से गए हैं रात से। मैं डर गई, यानी कि भगवान पता नहीं क्या इनको रोहित के साथ में हो गया। शायद वो बुजुर्ग के पकड़ने की वजह से तो नहीं, उसका आत्मा वगैरह कोई इनके ऊपर सवार हो गई। मन में तरह तरह के शंकाएं आ रही थी। मैं एक जानने वाला फ्रेंड को फ़ोन किया मैं कि ऐसे ऐसे रोहित के साथ में हो गया है, अब हम क्या करें। फिर उसने बताया कि एक बाबा हैं, अघोरी के नाम से जाना जाता है, और गुड़गांव में ही कहीं पर उनका आश्रम है। आश्रम का जगह बताया कि आप रोहित को लेके चले जाओ और रोहित ठीक हो जाएंगे। हमने रोहित को लेके उस आश्रम में गया। उस टाइम बाबा वो नहीं थे, कहीं गए हुए थे। 2 घंटे के वेटिंग के बाद में बाबा आए और आते ही वो रोहित को हाथ पकड़ लिए, बोले तू आ जा मेरे साथ में। मैं देख के हैरान रह गई, ये कि मैं भी बैठी थी। रोहित को उन्होंने कैसे पहचान लिया कि इनका तबीयत ख़राब है या कोई आत्मा का चक्कर है। मैं भी पीछे पीछे चल दिया। एक जगह उन्होंने अपना स्थान बनाया था बैठने का, और धूप वगैरह पूरा व्यवस्था किया हुआ था, माला वगैरह सब लगा रखा था। वहाँ पर ले जा कर के रोहित को बिठाए और इसके बाद कुछ मंत्र पढ़े। वो मंत्र पढ़ने के बाद में कुछ चावल का दाने रोहित के शरीर पर फेंके। रोहित एकदम जैसे जलबीना मछली होती है ना, उस तरह तड़पना शुरू कर दी है रोहित। वो दृश्य देख करके मेरा दिल दहल उठा। मैं समझ गए कि ये सारा उस बुजुर्ग आत्मा का ही लग रहा खेल है। वो कोई भूत प्रेत ही था वो। बाबा अपना जादू मंत्र करते रहे। करीब 2 घंटे के बाद में जाकर के रोहित नॉर्मल हुए। बाबा ने उनके गले में एक धागा दिया था कि आप पहन लो, इसको पहना दो। मैंने पहना दिया उनको धागा। बोले कि 1 हफ्ते के बाद में आना, एक बार मैं एक पूजा करूँगा, उसमें आप शामिल हो जाना थोड़ी देर के लिए, और मैं एक ताबीज़ दूँगा, फिर कभी आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और भूत प्रेत से इनको बचाव भी रहेगा। फिर हम घर को आ गए, लेकिन मैं समझ गई कि इस दुनिया में भूत प्रेत होते हैं, और जब भगवान है तो शैतान भी है। ये कहावत बिल्कुल सच है। फिर हम अपने काम पर जाने लगे। 1 हफ्ते के बाद में बाबा के यहाँ गए। एक छोटी सी उन्होंने पूजा की और एक ताबीज़ दिया।
वो ताबीज़ आज भी है रोहित के पास में, और रोहित बिल्कुल स्वस्थ हैं। पूछने पर बाबा ने बताया था कि जो बुज़ुर्ग आपको दिखाई पड़ा था, जो रोहित को पकड़ के ले गया था, वह एक शैतान था और कई लोगों को मार चुका है। जिसको पकड़ता वो तड़पा तड़पा कर मारता, बुखार दे करके, बीमारी दे करके, लगता कि नॉर्मल सा ऐसा हुआ है। वो शैतान कष्ट दे करके किसी को हफ्ते में, किसी को 10 दिन में, किसी को महीनों में ऐसे ऐसे तड़पा के मारता था वो, और उसको इसमें काम में मज़ा आता था। मैं बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद दिया। फिर वो बाबा बोले कि बेटे रात में जाया करो, सोच समझ के जाया करो, और जाया करो तो हनुमान चालीसा कोई ऐसी चीज़ साथ में लेकर चला करो जिससे भूत प्रेत नज़दीक नहीं आते। मैंने बात समझ गई। तो आज की कहानी दोस्तों हम यहीं समाप्त करते हैं, और ये हमारा नया चैनल है। इस नया चैनल को थोड़ा सा आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो हम फिर एक नई कहानी में के साथ हम अगले दिन मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। तो नमस्कार।